नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने कई प्रकार की घोषणाएं की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने अंतरिम बजट को समावेशी और इनोवेटिव बताते हुए कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ यानी युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। सुनिए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंतरिम बजट पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी बयान सामने आया है। गडकरी ने कहा कि यह बजट देश के विकास को गति और रोजगार बढ़ाने वाला है और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना सरकार का उद्देश्य है। आइए आपको सुनाते हैं गडकरी का बयान। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। डीडवाना के लाडनू स्थित टोकी चंद्राई गांव में एक युवक पर बिजली का तार गिर गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया और 50 लाख रुपए के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दुर्वाकुश एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा रचित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पुस्तक और डॉक्टर ममता जोशी, क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा रचित भारतीय संत परंपरा और साहित्य पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि इस प्रश्नोत्तरी पुस्तक के जरिए प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इतिहास, उनके जीवन चरित्र को छोटे छोटे प्रश्नों के जरिए छात्रों को जानने में बहुत सरलता होगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी से स्कूलों को साफ रखने की अपील भी की। और खबर अलवर से, जहां बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है और इसी जमा पानी से गुजरने वाले वाहनों के बीच पानी के छींटे लगने से विवाद हो गया। स्कूटी सवार युवक ने बस ड्राइवर से मारपीट की और बस में बैठी सवारियों ने जब विरोध किया तो उसने अन्य युवकों को बुलाकर सवारियों के साथ भी मारपीट की और फरार हो गए। वहीं खबर मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
सर मैं जोराडा से आ रहा था, यहाँ पे पीछे को कीच है, कीच में एक स्कूटर वाले के सीटे लगने से स्कूटर वाले की चाबी मेरे हाथ में है। स्कूटर के नंबर RJ02BU8881 है। उस आदमी ने बस के आगे गाड़ी लगा करके शीशे फोड़ने के प्रयास किए। ये पैसेंजर भाई मेरे साथ में था, इसने नीचे उतर करके समझाया, इनके थप्पड़ मार दिया। उसके हनुमानगढ़ के रावतसर की ग्राम पंचायत गंधेली में रावतसर गंधेली मार्ग पर बनी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की वजह से आए दिन हादसों का डर बना रहता है। आपको बता दें कि गंधेली गांव के प्रेमपुरा माइनर पर बना पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा संबंधित विभाग को कई बार बताया भी जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इसरे एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन GSACREX द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित करता है। इस बार एक्रेकस का आयोजन दिल्ली में 15 से 17 फरवरी 2024 तक IEML ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि इससे टिकाऊ निर्माण, नई तकनीक को बढ़ावा देने और भारत को नेट जीरो बनाने में सहायता के लिए काम कर रहा है। क्षेत्रीय निदेशक उत्तर पी आनंद के मुताबिक 500 से ज़्यादा कंपनियां यहां पर प्रदर्शन करेंगी और 20 से ज़्यादा सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम हमारे PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत और 2070 तक भारत में नेट जीरो के संदर्भ में है। वहाँ पर प्रेजेंट करना, प्लस उसके अलावा हम लोग को उसकी नॉलेज इम्पार्ट करना थ्रू जो हम लोग वहाँ पर सेमिनार्स करेंगे, वहाँ पर जो वर्कशॉप्स करेंगे वहाँ पर वो। और थर्ड है एक फिक्स प्लेटफॉर्म देना सबको, जो 1-to-1 लोग जो है, जिसको बायर्स हैं, जो जेन्युइन बायर है और जेन्युइन सेलर है, उन दोनों को 1-to-1 वहाँ पर जो है। सिरोही की आबू रोड में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम जारी है। वहीं साफ सफाई को लेकर पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण ने रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर वहां सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं बस स्टैंड स्थित शौचालय और जो वेटिंग रूम है वहां पर भी गंदगी का आलम देखकर उन्होंने ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। रोडवेज का जो ये है शौचालय बना हुआ है इसकी, कि भाई यहाँ जो वेटिंग हॉल है वहाँ सफाई नहीं हो रही है और गंदगी का आलम है। तो आज सुबह मैंने अभी आके देखा, 3 दिन के लिए पहले इसको पाबंद किया था कि 3 दिन के अंदर अगर ये नहीं करेगा सफाई व्यवस्था तो इसको परमानेंट के लिए सीज कर देंगे। लेकिन अभी आके देखा तो स्थिति जस की तस ही है, इसको कोई सफाई में कोई विशेष इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। इसलिए आज फिर से पाबंद कर रहे हैं। मैनेजर साहब हमारे साथी है, निकल गए हैं, मैनेजर को बुला के दिखा दिया और साथ में उनकी विजिट करवा दी है, उनको पाबंद कर दिया सबको। 3 दिन के अंदर ये बाहर का परिसर का साफ सफाई और अलवर के जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सालय से जुड़े मरीजों के तमाम वार्ड समेत अस्पताल और शिशु चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर भी जायजा लिया गया। इस बीच अस्पताल से जुड़े प्रमुख चिकित्सक अधिकारी सुनील चौहान, तमाम अस्पताल के डॉक्टर टेकचंद समेत शिशु चिकित्सालय के डॉक्टर सोमनाथ शर्मा भी वहां मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कलेक्टर ने माना कि अस्पताल में बेहतर सेवा के लिए गंभीर बीमारी और बेहतर जांच से जुड़े चिकित्सकों की कमी है, जिस पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। देखिए, ज्वाइन करने के बाद आज मेरा पहला विजिट था हॉस्पिटल में और तीनों हॉस्पिटल्स का मैंने जायजा लिया और कोशिश रही कि हर चीज़ देखी जाए, छोटी से छोटी चीज़। तो इससे करीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे से मैं यहाँ घूम रहा हूँ और नो डाउट देयर सर्टेन इश्यूज, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं, कुछ चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से होनी है लेकिन विभिन्न विभागों में जो है अटकी हुई है। ऑलरेडी हम रिव्यू कर रहे हैं और उस पर काफ़ी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश 1 दिवसीय दौरे पर अलवर के सर्किट हाउस पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वो यहां आई है। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया और बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर मुद्दा जनता के हित में उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और आज वह न्याय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको गुमराह करने का काम किया है। देखिए, लोकसभा चुनाव जो 2024 के आने वाले हैं, उनके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रत्याशियों से विचार विमर्श करने, उनके बायोडेटा लेने, और हम लोग पूरी तरह से चुनावी मोड के अंदर यहाँ आए हैं। हमें उम्मीद है कि अलवर की जनता इस बार कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। कांग्रेस के पास तो बहुत मुद्दे, आजादी से लेके आज तक। भारतीय जनता पार्टी जो राम नाम के नाम पर या किसी और इन मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रही है, तो राम को लाने की बात करते हैं। राम गए कहाँ थे? राम आपके और हमारे सबके हृदय में है। राम हमने सृष्टि का जब से जन्म लिया, हर व्यक्ति की आत्मा में बसे हुए हैं राम। तो ये इस तरह की बातें करके देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। 10 साल में आपने क्या किया? अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कांग्रेस का झंडा लगाने से विवाद हो गया। बीजेपी ने इसका विरोध किया और कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान करने का आरोप लगाया। वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने कहा कि इस तरह की राजनीति कांग्रेस को शोभा नहीं देती। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। इस मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा से बात की गई तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध करना ही काम रह गया है। देखो, आज हम यहाँ निकल रहे थे यहाँ से, तो बाबा साहब की मूर्ति के पास हमने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह से अपना झंडा लगा रखा था, किस तरह से बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया। तो ये अच्छी राजनीति नहीं है। हम चाहते तो उस झंडे को हटा सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का वो झंडा है, बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया है। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सह सम्मान कहीं पे भी सर्किल पे इस झंडे को लगा सकते थे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को आपने इस तरह से अपना उत्तराधिकार जताते हुए उस झंडे को इस तरह से लगाया कि बाबा साहब को अपमानित किया गया है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह का कार्य कांग्रेस को शोभा नहीं दे रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों का तो काम है विरोध करना। बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं, हमारे सबके आदरणीय सम्माननीय हैं, और हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी नहीं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने इस देश को संविधान दिया है, इस देश के नागरिकों को अधिकार दिए हैं। तो उससे भारतीय जनता पार्टी के साथी तो विरोध करते हैं, उनका तो काम विरोध करना है। बाबा साहब की कोई भी वहाँ कार्यक्रम होता है तो बाबा साहब के चारों तरफ झंडे कांग्रेस वाले भी लगाते हैं, बीजेपी वाले भी लगाते हैं, कभी राष्ट्रीय ध्वज भी वहाँ लगाए जाते हैं। तो कांग्रेस का झंडा कोई वहाँ हमारे किसी कार्यकर्ता ने लगाया होगा और वो थोड़ा हवा से उससे बाबा साहब के चेहरे के सामने आ गया। तो जैसे हमें पता लगा, हमने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जेडी आर्यन जी को कह के और उस झंडे को वहाँ से। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है, और उनके पास से लूटी गई एक कार, 10 बोर कार के स्पेयर पार्ट्स, 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। दिनांक 23/24 की देर रात्रि को देव मोटर्स, जो कि एक मारुति का शोरूम और सर्विस सेंटर है, वहां पे गार्ड को बंधक बनाकर इसमें 2 गाड़ियों को, एक अर्टिगा और एक ब्रीजा को, और साथ ही साथ लगभग 18 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स को लूट लिया गया था। इसमें कल देर रात्रि हमको सफलता मिली है। जब कल सोखना रोड के पास जब हम मुखबिर की सूचना पर पिकेट ला के चेकिंग कर रहे थे, तब वहाँ पे जब पुलिस ने कुछ अभियुक्तों सस्पेक्टेड लोगों को रोकने के लिए बोला, तो उन्होंने पुलिस पार्टी में फायर करा, जिसमें आत्मरक्षार्थ हेतु जब पुलिस ने फायर करा तो उसमें जो इनके मुख्य अभियुक्त हैं अमित कुशवाहा, इनको पैर में गोली लगी। इनको तत्काल ही बागल अस्पताल में उपचार हेतु लेकर गए। यूपी के हाथरस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को युवक मोटरसाइकिल से आ रहा था और सभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब मुख्य अभियुक्त को जाफराबाद चौराहे से गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच जिले के नानपारा में परिवहन अधिकारी के तत्परता से 70 से ज्यादा लोगों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि परिवहन अधिकारी ओपी सिंह और राजीव कुमार नानपारा बाईपास पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे, तभी सामने से एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में जाती नजर आई। बस को अनियंत्रित देखकर परिवहन विभाग के इन दोनों अधिकारियों ने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा, लेकिन नशे में धुत ड्राइवर ने बस की स्पीड और बढ़ा दी, जिससे
बस कुछ दूरी पर जाकर एक खंभे से टकरा गई। परिवहन अधिकारी ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करवाया और नानापारा पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कवायद जुट गई है। डीएम साहब के निर्देशन पे एक गाड़ी का जो पलटी थी नानपारा उसकी आख्या लेने हेतु तो हम लोग डीएम नानपारा चीनी मिल से मिले। उसके पश्चात तब पता हम लोग आए तो डबल डेकर बस एक के जा रही थी तो उसको रोकने का संकेत दिया गया, रुका लेकिन फिर लेके भाग गया। बदायूं में हजरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत हजरतपुर पे सपा जिला अध्यक्ष कैप्टन अर्जुन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कैप्टन अर्जुन सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा से कार्यरत रही है और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब किसानों, गरीब जनता के लिए समर्पित है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के महराजगंज जिले में खनन माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां खनन माफियाओं ने वन दरोगा पर हमला बोल दिया और मोबाइल छीन लिया। बताया जा रहा है कि जंगल के किनारे अवैध खनन को रोकने के लिए वन दरोगा गए थे और इसी दौरान जंगल किनारे से मिट्टी लदी एक ट्रॉली आती नजर आई, जिसे रोका तो उसने खनन का परमिट मांगा और इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और वन दरोगा से हाथापाई कर ट्रॉली ले जाने लगे। मैं राम प्रसाद वन दरोगा हूँ, निचलौल सदर सेक्शन का। सवेरे रेंजर साहब को सूचना मिला कि करमहिया साइड में अवैध खनन होता है, जाइए जांच करिए। मैं गया तो करमहिया चौराहे पे एक टाली अवैध लदी हुई मिट्टी आती दिखाई दिया। मैं तुरंत उसे रोक दिया और उसका वीडियो बना लिया। वहाँ जनता का, गाड़ी का हमने वीडियो बना लिया। तब तक वहाँ के कई लोग उग्र होकर मेरी मोबाइल छीन लिए। अब मेरे साथ धकेला किए और मैं अपने को लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के लिए सपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है और अब सपा प्रत्याशियों ने होकार भरना शुरू कर दिया है। फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र की सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर ने टिकट देने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर शाक्य ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक का खिताब पाने में पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना किया है और ये तो चुनाव की रणनीति है, उस पर भी काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फर्रुखाबाद लोकसभा का मुझे प्रत्याशी बनाकर आप लोगों का जो सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहाड़ जैसी जो चुनौती आप बता रहे हैं, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना वो जीवन का एक लम्हा आपको बता रहा हूँ। जब मैंने MBBS किया और MBBS करने के बाद मैं MS कर रहा था और जैसे कि हम लोग हॉस्टल में सारे बच्चे उसका UPSC का फॉर्म भर देते हैं, तो UPSC के फॉर्म में UPSC की जब मैं परीक्षा देने गया और उस परीक्षा में सारे डॉक्टर्स थे, पूरे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स, तो वहाँ की परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया। तकरीबन मेरा इंटरव्यू 1 घंटे का हुआ था, मुझे आज भी याद है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां कोतवाली थाना इलाके के मंदिर से मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूजा करने गए व्यक्ति को मंदिर से मूर्ति गायब मिली, जिसके बाद उसने पुलिस को खबर दी और पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जी, ये कस्बा जालौन थाना कोतवाली जालौन क्षेत्र के अंतर्गत हृदय मोहल्ला है। इसमें हरनारायण विश्वकर्मा जी का निर्माणाधीन घर है, जिसमें इन्होंने कुछ छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित करी थी। इसमें एक मूर्ति के चोरी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा इसको चोरी किया गया है। यूपी के हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, वहीं 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई एक कार, स्पेयर पार्ट्स और घटना में प्रयुक्त बदमाशों की 2 कार, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं।
दिनांक 23/24 जनवरी की रात्रि में थाना क्षेत्र हाथरस गेट अंतर्गत एक मारुति शोरूम सर्विस सेंटर में बदमाशों द्वारा घुसकर गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना से संबंधित वांछित अभियुक्त दानिश सन ऑफ रफ़ीक के बारे में सूचना मिल रही थी कि ये इसी क्षेत्र में है और लूटी हुई ब्रीजा गाड़ी के साथ और लूटे हुए माल के साथ आज इलाका छोड़ने वाला है। इस संबंध में थाना हाथरस गेट द्वारा चेकिंग की जा रही थी। किंदौली के पास नहर पे चेकिंग की जा रही थी। इस सामने से आती हुई सफ़ेद रंग की ब्रीजा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश ने गाड़ी न रोककर बल्कि पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किए जाने पर बदमाश। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।